हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है और उसमें आपने एग्रीगेट डिमांड और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी। कंपोनेंट्स का मतलब इसके क्या क्या तत्व है, मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा या इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। अब ये किसके रेफरेंस में हम इसको स्टडी करेंगे, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई संबंध है, ठीक है। ना तो हम बेटा एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, ना तो विदेशों को माल हम बेचते हैं ना उनसे मंगाते हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर उसके बाद ओपन इकोनॉमी। ओपन का मतलब खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि सभी के लिए ओपन है, आप इंपोर्ट भी करोगे और एक्सपोर्ट भी करोगे। तो क्लोज इकोनॉमी में कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी में कंपोनेंट्स क्या है बेसिकली C+I, क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्टर इकोनॉमी आप लेके चल रहे हो। यहाँ पर आप पहले केस जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड बेटा खर्चा करता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो AD = C+I। C क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर या फैमिली सेक्टर के द्वारा किया जाता है। और I है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, कि यहाँ पर AD सिर्फ प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना कोई इंटरफेयर है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है। फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पर आप गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हो। तो यहाँ पर AD = C+I+G। C+I तो आप पढ़ चुके हो, G है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसमें कि दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का कंजप्शन भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। गवर्नमेंट सेक्टर का कंजप्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो बेटा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम की जाती है। जैसे मैं अगर बात करूँ पुलिस की या फौजियों की, तो उनके लिए बेसिकली क्या है बेटा, खाने पीने की चीज़ें, यूनिफॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट बेटा रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं वो सारे इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स थे एक क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी कि जब आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम देखते आगे ओपन इकोनॉमी में कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ AD इन एन ओपन इकोनॉमी, यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका लेना देना है, ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। AD = C+I+G, प्लस में X - M। C क्या है बेटा, वही कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि प्राइवेट का है। और I क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और G क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि उसमें गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है और उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। और X क्या है, एक्सपोर्ट, जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हो, यानी कि माल बेचते हो। और इंपोर्ट, जो वहाँ से माल मंगाया जाता है, जो आप विदेशों से माल खरीदते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका AD हो जाएगा ओपन इकोनॉमी में। अब X - M को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स।
इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि अगर आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया तो ये पॉजिटिव होगा, और इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया तो ये नेगेटिव होगा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हुए तो ज़ीरो। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात ये भी है कि आज के टाइम में भी इंडिया में बेटा इंपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव में ही रहता है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज़ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, बहुत फास्टली ग्रो हो रही है, काम कर रही है, देखते हैं और आगे। बेटा इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपने पढ़ा था कि पूरे देश के लोग अलग अलग क्वांटिटी जो खरीदते हैं उसको आप टोटल कर लेते हो। मेरी क्वांटिटी भाई 1 रुपये में मैं 3 आइसक्रीम खरीदता हूँ, आप 4 खरीदते हो, कोई 2 खरीदता है। इस तरह से पूरे जो देश के लोगों की क्वांटिटी को प्लस करना वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। अब इसी तरह से मैं माल बेचता हूँ, आप कोई सामान बेचते हो और कोई बेचता है, तो टोटल क्वांटिटी को प्लस करना यही क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। और इसका टाइम पीरियड होता है 1 साल, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और लास्ट होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, जो कि वैल्यू एडिशन को भी इम्प्लाई करती है और इनकम भी जनरेशन है, तो कहीं ना कहीं बेटा वो ये आपको पता भी है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों ही एक चीज़ है। अब बेटा माइक्रो लेवल पर आपने पढ़ा था, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूँ, कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी सप्लाई कम होगी। तो यहाँ पर ये आपने डायग्राम देखा, यहाँ पर कॉमोडिटी एक्स की क्वांटिटी ले रखी है, सप्लाई, और ये प्राइस ले रखा है। अगर कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, इस तरह से चलेगा। और ये 45 डिग्री के पे बनेगा तब जब दोनों की जो क्वांटिटी बराबर है, यानी कि रेशियो बराबर रहती है। तो इनमें बेसिकली क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मैक्रो पे जाओगे वहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगी, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्राइस है और वहाँ पर जनरल प्राइस होगा। यहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ की कमोडिटी लेके चल रहे हो, वहाँ पूरे देश की सारी चीज़ों की क्वांटिटी लेके चलेंगे। तो मैक्रो लेवल पर बेसिकली प्राइस लेवल आ जाएगा, और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, और एस इज इक्वल टू वाई, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, वो इनकम ही है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन बेटा बेसिकली इनकम कैसे कह सकते हैं इसको, उस चीज़ को समझिए भाई। जो आपने प्रोडक्शन किया वो माल बिकेगा, ठीक है, माल बिका, उससे जो पैसा मिला वो चारों फैक्टर्स में इनकम के रूप में बढ़ जाएगा। 4 फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स भाई, कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, लेबर को सैलरीज एंड वेजेस, और लैंड पर रेंट। तो इस तरह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे कि इनमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो देखते हैं क्या। जिस तरह से आपने पढ़ा था, ये जो एग्रीगेट डिमांड थी एक्स एंटी एडी थी, यानी कि खरीदेंगे, प्लानिंग, इतनी कीमत होगी तो इतना खरीदेंगे, इतनी कीमत होगी तो हम इतना खरीदेंगे। तो इस तरह से था। तो इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई, इतनी कीमत होगी तो हम इतना सप्लाई करेंगे या इतना माल बेचेंगे, और इतनी कीमत होगी तो हम इतना सप्लाई करेंगे, इतना माल बेचेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जिस तरह से एडी फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनका मेजरमेंट होता है पर ईयर। आपने 1 साल में इतना माल खरीदेंगे या खरीदते हैं, तो इस तरह से ये फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रोडक्शन या प्लान्ड प्रोडक्शन, यानी कि जो आप प्रोडक्शन करोगे, माल बेचोगे, सप्लाई करोगे। अब बेटा बेसिकली हम, जैसे आपने एडी का बिहेवियर देखा था एडी के शेड्यूल द्वारा, इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई का भी हम बिहेवियर देख रहे एग्रीगेट शेड्यूल के द्वारा। यहाँ पर क्योंकि आपको मैंने बताया बेटा,
एग्रीगेट सप्लाई और इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बिक जाता है और वो सारा जो पैसा है वो 4 फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स के फॉर्म में बट जाता है, तो दोनों चीज़ें सेम है। और यहाँ पर एक अजम्पशंस ये है कि जो भी माल आप प्रोड्यूस करते हो सारा माल बिक जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखी बात कि परफेक्ट आइडेंटिटी है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम में। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या देख रहे हो, जो माल बेटा आप प्रोडक्शन कर रहे हो वही सारा बिक जाता है, तो उससे क्या है वही आपकी इनकम हो जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात आ जाती है, क्वेश्चन, वाई डू द प्रोड्यूसर्स विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ये मानकर चला जाता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब जैसे डिमांड बढ़ती है उसी के हिसाब से आप माल की सप्लाई बढ़ा देते हो, जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे। तो इस तरह से क्या है, प्राइस का कोई रोल नहीं होता, यानी कि डिमांड बढ़ रही है सप्लाई आप बढ़ाते जा रहे हो। तो और जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था जॉन मेनर्ड कीन्स, बेटा उसने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में क्या कहा कि जो प्राइस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ती है उसी के हिसाब से सप्लाई बढ़ जाती है, तो उससे क्या है कीमतें नहीं बढ़ पाती ना घट पाती है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है, वाई शुड वी प्रिज्यूम का मतलब मान लेना, दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम ये क्यों मानकर चलते हैं, क्योंकि जो कीन्स का मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी बेसिक अजम्पशन यही है एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि जो कैपेसिटी है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, जैसे डिमांड बढ़ती है उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, सप्लाई बढ़ा देते हो। अब ये जो अजम्पशन किस वजह से ली थी, जो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड था उसके दौरान डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उसी की वजह से आपने सप्लाई भी कम कर दी, ठीक है, और डिमांड बढ़नी स्टार्ट होती तो सप्लाई भी बढ़ा देती। तो उस दौरान ये अजम्पशन और ये मॉडल बनाया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब आप कह सकते हो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह से ही इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। इधर आपने एग्रीगेट सप्लाई ले ली और इधर इनकम और जीडीपी वो ले ली, तो ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, क्योंकि 20-20, 40-40, 60-60 इस तरह से ये बनेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, when two things are equal to each other at different axes the curve is drawn at 45 डिग्री एंगल। जैसा कि मैंने बताया था, ये 20 है, ये भी 20 है, ये 40 है, 40 है, तो बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे ये बनेगा। फिर 45 डिग्री का एंगल क्या बताता है, इट शोज हियर एज कैन बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू एडी, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको एग्रीगेट डिमांड की तरह बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में एडी बढ़ रही है। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।